Hello everyone. So today we are here to discuss some key attributes or you can say key features of the new IPO that is going to start. This is an SME IPO that is going to start from 20th of June 2024. Its name is Dingigal Pharma Product Limited that is known as EN Nutrica. अब अपन इसके बारे में इस IPO के बारे में मैं आपसे कुछ चीजें बताऊंगा बट प्लीज नोट दैट दिस एनालिसिस इसमें पहली बात तो हम कोई रिकमेंडेशन नहीं देंगे कि क्या हमें सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दिस इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशनल पर्पसेस। अभी अपन चलते हैं ये कंपनी करती क्या है। तो मैंने बोला आपको ये मिल्क लेती है, मिल्क को प्रोसेस करके उससे पाउडर बनाती है, मिल्क पाउडर बनाती है। दूसरा, प्रोटीन में जो प्रोटीन पाउडर होते हैं उसको वे पाउडर बोलते हैं या फिर केसीन, ये भी एक टाइप का प्रोटीन न्यूट्रिशन होता है, वो बनाती है। तो बेसिकली क्या करती है, दूध लेती है और उसको प्रोसेस करके वे पाउडर, स्किम्ड मिल्क पाउडर, डेयरी व्हाइटनर, ये सब चीजें बनाती है, प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट्स, ठीक है, ये सारी काम करती है। ठीक है, अभी दो टाइप के मिल्क हो सकते हैं, एक है फैट मिल्क जिसको हम बोलते हैं होल मिल्क, ठीक है, और दूसरा होता है स्किम्ड मिल्क। तो होल मिल्क और स्किम मिल्क में फर्क क्या होता है? स्किम मिल्क में फैट के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी की एक रिलेटेड पार्टी है, ठीक है, जिसके बारे में अभी अपन आगे पढ़ेंगे। तो कंपनी की एक रिलेटेड पार्टी है जिससे कंपनी बेसिकली स्किम्ड मिल्क परचेज करती है। कंपनी स्किम्ड मिल्क अराउंड 10 करोड़ का। तो जब अपन फिनेंशियल्स को डिस्कस करेंगे तो स्किम मिल्क जो है वो अराउंड 25% यू कैन से इज परचेज फ्रॉम दी रिलेटेड पार्टी, ठीक है, जिसका अभी अपन बाद में जिक्र करेंगे। ठीक है, प्रमोटर्स के बारे में बात करें तो ये कंपनी बनाई गई थी भाई राजा शेखरन। इन्होंने मतलब अराउंड 20 इयर्स का इन्हें एक्सपीरियंस है। इन्होंने 2010 में कंपनी को बनाया था। फिर इनकी बेटी है राजादर्शनी राजशेखरन, ये भी प्रमोटर है बट शी इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसका मतलब इनका एक्टिव रोल नहीं है इन दी डिसीजन मेकिंग। तो जो डिसीजन मैनेजिंग डायरेक्टर है वो राजाशेखरन है, ठीक है। अभी राजदर्शनी राजशेखरन भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और इनकी 8% तक कंपनी में होल्डिंग है। एमडी की 10.8% की होल्डिंग है। फिर बेसिकली क्या हुआ, 2022 में कंपनी को एक यू कैन से एमएसएमई को प्रमोट करने वाला एक कंपनी थी जिसका नाम था इंद्रयानी बायोटेक। उसने कंपनी को परचेज कर लिया, कंपनी का 42.59% स्टेक परचेज कर लिया। इस कंपनी का काम क्या है, ये कंपनी प्रमोट करती है एमएसएमई को। तो इसने जून 2022 में कंपनी के शेयर लिए एट द प्राइस ऑफ ₹10 पर शेयर। तो आप देखो, इंद्रयानी बायोटेक जून 2022 में आया और इसने देखो 2 साल के अंदर अंदर कंपनी को आईपीओ में ले आया। तो एक तरीके से ये बताऊं तो मैं, ये स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, दे आर नोन एज स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स। तो अपन ने ये समझा अभी अभी आर राजशेखरन, राजधानी राजशेखरन एंड इंद्रयानी बायोटेक के बारे में, इनके बारे में अपन ने पूरा समझ लिया, ठीक है। अभी प्रमोटर प्रमोटर सिर्फ 3 बंदे आइडेंटिफाइड है, एक राजशेखरन साहब, दूसरा राजदर्शनी मैम एंड तीसरा इंद्रायणी बायोटेक, ठीक है। इन तीनों की मिला के जो होल्डिंग है, एक की है 10%, एक की है 8% और इंद्रायणी बायोटेक की है 42.59%। तो टोटल मिला के होल्डिंग हो जाती है 61.41%। अभी प्रमोटर ग्रुप क्या होगा, ठीक है। मैंने बोला आर राजशेखरन सर की वाइफ, ठीक है, उनकी एक और बेटी है जिसके अराउंड 4 to 5% शेयर हेल्ड है, जिनका नाम शायद स्पूर्वा ऐसा कुछ नाम है। तो बेसिकली इनकी बेटी, इनकी वाइफ, दूसरा ये जो राजदर्शनी राजशेखरन है इनके हस्बैंड, वो भी कंपनी में एज अ पार्ट ऑफ द प्रमोटर ग्रुप है, ठीक है, 3। और चौथा बेसिकली क्या है, जो राजशेखरन जी की वाइफ है उनके फादर, तो वो भी इस प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है। तो 19.25% उनकी होल्डिंग है एंड इन टोटलिटी देर आर 69 शेयर होल्डर्स इन द कंपनी। तो ये क्या है, एक फार्मर्स वाली कंपनी है मोटा मोटी, अगर अपन ऐसे समझना चाहे तो। इसमें क्या हो गया, कुछ बहुत मिल्क प्रोड्यूसर, ये सब भी इनमें पार्ट होंगे, ठीक है। अभी देखो मैं बताता हूँ इस कंपनी का स्टार्ट कैसे हुआ था। 2010 में राजशेखरन साहब एंड थंगाराज साहब, जो कि शायद आज की कंपनी में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है लेकिन उनकी शेयर होल्डिंग है अच्छी खासी कंपनी में, है ना। तो वो अदर्स के ग्रुप में आते हैं। वो 19.34 में देर आर 62 शेयर होल्डर्स हु आर पार्ट ऑफ दिस
एंटिटी। तो मैं बोलूं प्रमोटर ग्रुप की बात करें तो राजशेखरन जी, उनकी बेटी और एक इनके पास एक बहुत बड़ा एमएसएमई के लिए जो स्टार्टअप्स को प्रमोट करता है, वो एक इन्वेस्टर है, दैट इज स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है, जो कि जून 2022 में कंपनी के साथ जुड़ा। ठीक है, अभी कंपनी के की फाइनेंशियल मैट्रिसेस के बारे में अगर अपन बात करना चाहे तो मैंने बोला स्टार्ट करते हैं विद दी इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट से अपन शुरू करते हैं। तो कंपनी का पहली बात आप नोट करो, ये जो भी डिटेल्स है दैट इज एज ऑफ दिसंबर 23 तो मतलब दिसंबर 2023 की बैलेंस शीट है। और ये जो पी एंड एल है, पहले वाला जो पी एंड एल है दैट इज फ्रॉम द पीरियड 1 अप्रैल 2023 टू दिसंबर 23, मतलब ये 266 दिन का ही पी एंड एल है। ठीक है, ये सिर्फ 266 डेज का ही पी एंड एल है। अभी अपन ने ऊपर एक चीज भूल गए अपन डिस्कशन करना, दैट इज प्रोडक्शन कैपेसिटी। मैंने बोला इन 266 दिन में कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो 2677 मेट्रिक टन थी, जिसको कंपनी ने यूटिलाइज किया 53.39%, दैट इज 1429 मेट्रिक टन। एंड एरिया है 15 एकड़ का। तो 15 एकड़ की जमीन है कंपनी के पास। मैं बोलूं 2677 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है, जिसको सिर्फ और सिर्फ कंपनी ने 53.39% यूटिलाइज किया है। तो मतलब कंपनी के पास और भी प्रोड्यूस करने की क्षमता है ना। अभी कंपनी ने 53.39% को प्रोड्यूस करके कंपनी ने अराउंड 68.74 करोड़ की सेल करी है, जिसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 45.05 करोड़ है। तो मेरा ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज बनता है 34.47%। कंपनी की पिछले साल देखो, ये वाले जो नंबर है दिस इज ओनली ऑफ 266 डेज, और ये वाले जो नंबर है दैट इज ऑफ फुल ईयर, दैट फुल ईयर एंडेड मार्च 31 2023। तो अब आप देखो ग्रॉस मार्जिन कंपनी का इस साल में रहा है 34.47%, उससे पिछले साल में था 26.42%, और उससे पिछले सालों में और भी कम था, अराउंड 20% ही मार्जिन था। कंपनी के पास 101 एम्प्लॉइज है, जिनकी मोटा मोटी अगर अपन देखें तो 3 लाख रुपए साल की सैलरी बनती है। 3 लाख रुपए की सैलरी का मतलब है 3,11,000 का खर्चा पीएनएल में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, हमारे एमडी साहब राजशेखरन साहब की 16 लाख रुपए की सैलरी है। फाइनेंस कॉस्ट 1.89 करोड़ है। कंपनी के पास कैश क्रेडिट की फैसिलिटी है, कैश क्रेडिट की फैसिलिटी है फ्रॉम एसबीआई बैंक। कंपनी ने डीएचएफएल से होम लोन ले रखा है 5.8 से, होम लोन ली बेसिकली लैंड के लिए लोन ले रखा है, टर्म लोन। ठीक है, लैंड परचेज करी थी कंपनी ने, तो कंपनी की बुक्स में लैंड एंड बिल्डिंग आ रही है 4.39 करोड़ की। तो लैंड परचेज करने के लिए कंपनी ने डीएचएफएल से टर्म लोन लिया था 5.86 करोड़ का, जिसका इंटरेस्ट रेट है 9.55%। फिर कंपनी ने प्रमोटर से भी लोन ले रखा है, राजशेखरन साहब एंड उनकी वाइफ से भी। ठीक है, तो 11.70 करोड़ का लोन ले रखा है एट द इंटरेस्ट रेट, ये थोड़ी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है 11.55% और 11.70% के। और कुछ छोटे मोटे अदर लोन भी है जो कि 0.81 करोड़ के है एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ रेंजिंग फ्रॉम 8.9% टू 10.45%। अभी देखो इसका क्या रेलेवेंस है। मैंने बोला अगर अपन मोटा मोटी समझने जाए तो मैंने बोला कंपनी के पास टोटल बोरिंग्स कितनी है, मैंने बोला 22.64 करोड़ है। इस पे आप मोटा मोटी सीधा सीधा 10% अप्लाई कर दो, इतना आपका फाइनेंस कॉस्ट का खर्चा रहना ही रहना है। तो मैंने बोला 2 करोड़ 26 लाख का मोटा मोटा खर्चा रहना ही रहना है। ये इस साल में थोड़ा सा कम इसलिए था क्योंकि कैश क्रेडिट फैसिलिटी थोड़ी बाद में आई थी। तो आप मोटा मोटी समझ लो 22 करोड़ की बोरिंग्स है, 22 करोड़ की बोरिंग्स है, जिसमें है क्या, एसबीआई का 4 करोड़ है, डीएचएफएल का 5 करोड़ है, 6 करोड़ है ऑलमोस्ट, प्रमोटर्स का 11-12 करोड़ है, एंड बाकी थोड़ा छोटा मोटा आधा 1 करोड़ अदर पार्टीज का भी लगा हुआ है। इंटरेस्ट रेट 10% है मोटा मोटी। 22 करोड़ पे अगर आप अपन 10% निकालते तो 2.2 करोड़ मोटा मोटी पीएनएल में डेबिट मारना ही पड़ेगा इन्हें ईयर और ईयर बेसिस। तो हर साल आपका 2.20 करोड़ का खर्चा आता रहेगा जब तक आप बोरिंग्स को रीपे नहीं करोगे। तो एम्प्लॉय बेनिफिट समझ आ गया, ग्रॉस मार्जिन 34.47% है वो भी समझ आ गया। पावर एक्सपेंसेस 6.44% ऑफ रेवेन्यू है, ये पिछले साल में भी ऑलमोस्ट सिमिलर थे। अदर एक्सपेंसेस इस साल बहुत ज्यादा हो गए हैं, अराउंड 6.78 करोड़ के नेट ऑफ अदर इनकम। तो इस साल अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बहुत ज्यादा इंक्रीज है। अब उसका रीजन इन्होंने प्रोस्पेक्टस में नहीं डिस्क्लोज किया, दैट इज नॉट डिस्क्लोज इन द प्रोस्पेक्टस। तो इसका रीजन पता नहीं क्या रीजन है, लेकिन देयर इज अ ह्यूज इंक्रीज इन दी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन द पीरियड। ठीक है, तो लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इससे तो देखो अगर कंपनी प्रॉफिट को बढ़ाना चाहती तो शायद रिस्क होता। कंपनी ने अगर खर्चा डाला तो मतलब शायद वो जेन्युइन खर्चा ही होगा, मतलब खर्चा बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है लेकिन उसका रीजन नहीं डाला है कि वाई
other expenses are increasing so much on a ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो अगर आप देखोगे लास्ट ईयर था सिर्फ और सिर्फ 3.21 का नेट ऑफ अदर इनकम, लेकिन इस साल वो, अगर मैं इसमें से पावर एक्सपेंसेस हटा दूं, पावर एक्सपेंसेस को मैंने अलग से इवैल्यूएट किया, वो भी अदर एक्सपेंसेस का पार्ट है प्रोस्पेक्टस में, लेकिन आप देखोगे तो मतलब देयर इज अ ह्यूज इंक्रीज। अभी पीबीटी में क्या फर्क पड़ा है, देखो लास्ट ईयर मेरे ग्रॉस मार्जिन कम थे, बट मेरा जो अदर एक्सपेंस का पोर्शन था दैट वाज ओनली 3 आउट ऑफ 81, मतलब मेरा अराउंड सिर्फ और सिर्फ 3% का अदर एक्सपेंस का खर्चा था। लेकिन इस साल में अगर आप देखोगे तो 6 आउट ऑफ 68, मतलब मेरा 10% का अदर एक्सपेंस का खर्चा है। तो मेरा जो ग्रॉस मार्जिन का हायर परसेंटेज था इस साल, वो मेरा अदर एक्सपेंसेस में जाके खत्म हो जाता है, और मेरा इसलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट रहता है लास्ट ईयर से, दैट इज 5.89 करोड़ in the 266 days for the current period and 5.17 crore in the last year। अभी टैक्स कंपनी पे इसलिए नहीं बनता क्योंकि कंपनी इससे पहले लॉसेस में थी, कंपनी के पास अभी लॉसेस पड़े हैं जिनको वो सेट ऑफ कर रही है, इसलिए कंपनी का कोई भी टैक्स एक्सपेंस नहीं आ रहा है। कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, तो मैंने बोला 1.79 करोड़ इक्विटी शेयर्स है। जिस दिन कंपनी ये इशू ला रही है, मतलब ये आफ्टर इशू के नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, बट बिफोर इशू के नंबर ऑफ शेयर्स है, तो कंपनी का इसके ऊपर अगर मैं सिंपली 5.89 को डिवाइड कर दूं 1.79 करोड़ से, तो मेरा ईपीएस आता है 3.29 फॉर दी 9 मंथ्स, जो ये 266 डेज का पीरियड है। अगर अपन इसको एनुअलाइज कर देते हैं, अगर अपन इसको बेसिकली एनुअलाइज कर देते हैं, तो अराउंड मेरा 4 रुपए का ईपीएस बैठ जाएगा। ठीक है, ये 266 डेज का ईपीएस है और 2.88 मेरा लास्ट ईयर का ईपीएस है। तो अगर देखो अपन समझना चाहे तो कंपनी की सेल्स की जो ग्रोथ है वो सही चल रही है। लास्ट ईयर 81 करोड़ की सेल्स थी, इस बार 68 करोड़ की सेल्स है, सिर्फ और सिर्फ ये अभी 266 दिन की बात है। तो अगर आप समझो तो अगर अपन इसको पूरा एनुअलाइज कर दे तो अपनी सेल हो जाएगी अराउंड 90 करोड़ के अराउंड सेल टारगेट होना चाहिए। ठीक है, और मेरा ग्रॉस मार्जिन बैठता है 34%। फिर मेरे पावर एक्सपेंसेस इज अराउंड 6.44% ऑफ रेवेन्यू एंड माय टैक्स एक्सपेंस इज जीरो सिंस आई वाज इन द कंपनी वाज इनटू लॉसेस इन द प्रीवियस। बैलेंस शीट के ऊपर तो अपन को देखा इक्विटी सिर्फ लगी हुई है 3.94 करोड़ की। कंपनी ने 22 करोड़ का लोन ले रखा है, जिसमें से अगर अपन देखेंगे तो 11 करोड़ का लोन मोटा मोटी प्रमोटर ग्रुप से ही है। तो अगर मैं बोलूं तो 3 + 11 ये लगाकर टोटल 14-15 करोड़ का प्रमोटर का पैसा खुद का लगा हुआ है। बोरिंग्स कंपनी की अगर एक्सटर्नल बोरिंग्स की बात करें तो एक एसबीआई बैंक से और दूसरा डीएचएफएल के लिए मैंने लैंड लोन लिया था, तो अमाउंटिंग टू 5.86 करोड़। तो 4.27 + 5.86 कम्स टू अराउंड माई 10 करोड़ की मेरी एक्सटर्नल बोरिंग्स हो जाती है। ट्रेड पेबल के बारे में बात करें तो कंपनी के ट्रेड पेबल बहुत ज्यादा हाई है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? मेजरली बेसिकली कंपनी की एक रिलेटेड पार्टी है, जिसका नाम है एआर डेयरी प्राइवेट लिमिटेड। तो कंपनी इसी से अपना स्किम्ड मिल्क परचेज करती है, और इस ट्रेड पेबल पे कंपनी बेसिकली इसको पैसा अभी नहीं दे रही है क्योंकि ये अपनी रिलेटेड पार्टी ही थी। लेकिन क्या होगा, जैसे ही ये आईपीओ लॉन्च हो जाएगा तो कंपनी ने अराउंड वर्किंग कैपिटल के लिए पर्पसेस के लिए अराउंड कितना पैसा उठाया है, अराउंड मेरे 13.84 करोड़ पैसा उठाया है, जिससे ये ट्रेड पेबल को रीपे करने का विचार है। अभी आप समझो पॉइंट क्या है कि फिर अदर लाइबिलिटीज बहुत छोटी है, इसमें कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अगर मैं सिंपल बोलूं, इक्विटी क्या है मेरी? इक्विटी है 3-4 करोड़ के अराउंड। फिर बोरिंग्स है मेरी 22 करोड़, जिसमें से प्रमोटर की बोरिंग है मेरे पास 12 करोड़ की। ट्रेड पेबल्स है मेरे पास 22 करोड़ के, जो कि मेरे रिलेटेड पार्टी से है मेजरली, एंड अदर लाइबिलिटीज ऑफ 2.17 करोड़। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में बात करें तो अपने पास 11.69 करोड़ की पीपीएनई है, जिसमें से मेजरली हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी है। मेरे पे लैंड एंड बिल्डिंग है 4.39 करोड़ की, जो 15 एकड़ की जमीन है जहां पे प्लांट सेटअप है, उसकी बुक वैल्यू आज की डेट पे है 4.39 करोड़, बट आई थिंक मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा हायर होगी। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू आज की डेट में 4.39 करोड़ है, क्योंकि ये 2010 की जमीन है और शायद उससे भी पुरानी जमीन हो, क्योंकि ये प्रमोटर से ली गई जमीन है। फिर अपन बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी की। तो प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो अराउंड 6.62 करोड़ है, जो कि बेसिकली मिल्क को प्रोसेस करने की मशीन है, जो मिल्क से पाउडर बनाने की मशीन है, उसकी वैल्यू अराउंड 6.62 करोड़ है। और बाकी छोटा अदर प्लांट एंड मशीनरी भी कंपनी के पास है। तो कंपनी की बैलेंस शीट में अगर अपन बात करें तो फिनेंस साइड में अपन बात करें तो 3-4 करोड़ की इक्विटी, 22 करोड़ की बोरिंग्स, ट्रेड पेबल मेरे 22 करोड़ के। ठीक है, ये अपन को पूरा समझ आ जाता है। ये लाइबिलिटी साइड है। पीपीएनई साइड में मेजोरिटी है लैंड एंड बिल्डिंग में पैसा लगा रखा है,
दूसरा प्लांट एंड मशीनरी में पैसा डाल रखा है। ट्रेड रिसीवेबल्स वैसे तो बहुत सही है, सिर्फ 2.5 करोड़ के, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि जो 2.5 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल है दैट इज एज्ड मोर देन 3 ईयर अप टू द एक्सटेंट ऑफ 1.43 करोड़। तो अगर आप देखोगे 1.43 करोड़ डेटर वो है जो शायद 3 साल से ऊपर है। तो इसका मतलब शायद इसके लिए कंपनी को प्रोविजन बनाना चाहिए, लेकिन अभी कंपनी ने बना नहीं रखा है। तो इसका मतलब जो 2.5 करोड़ की वैल्यू रह जाती है ऑलमोस्ट, अगर अपन ये मानते हैं, अपन वर्स्ट केस सिनेरियो पे चलते हैं, मानते हैं कि 1.43 करोड़ नहीं रिकवर होगा, तो ये मान लो इस 2.5 करोड़ की वैल्यू अराउंड 1 करोड़ ही लेके चलो आप, जब वैल्यूएशन बुक वैल्यू जब आप निकालोगे। इन्वेंट्री कंपनी के पास 11.95 करोड़ की है, जो कि रीजनेबल है कंसिडरिंग 68 करोड़ ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो ये अराउंड 46 डेज की इन्वेंट्री बचती है कंपनी के पास, जो कि रीजनेबल है इनके बिजनेस के अंदर। कैश, कंपनी बहुत कैश रिच कंपनी है, कंपनी के पास 11.40 करोड़ का कैश पड़ा है। कंपनी बेसिकली इससे भी ट्रेड पेबल को पेमेंट कर देगी। ठीक है, फिर एक चीज जो थी जो प्रोस्पेक्टस से नहीं क्लियर हो पा रही है, कंपनी ने 10.53 करोड़ के एडवांस टू सप्लायर दे रखा है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि किसके अगेंस्ट एडवांस दे रखा है। तो दैट इज समथिंग नॉट क्लियर इनटू द प्रोस्पेक्टस। अभी ये 10.53 करोड़ ये किसको एडवांस दे रखा है? आई बिलीव इसी ट्रेड पेबल वाले को दे रखा होगा, बट नॉट श्योर ये एडवांस किसका है। तो दिस समथिंग दैट इज एम्बिगुअस इन दी यू कैन से प्रोस्पेक्टस। ये क्लियर नहीं आ रहा है कि प्रोस्पेक्टस में ये किसको पैसा दिया हुआ है। एंड 1.23 करोड़ के डेफर्ड एक्सपेंसेस है, तो इसको भी आप मानो दीज आर नॉट एसेट्स, रादर इट शुड बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम द इक्विटी। तो अगर मैं बात करूं 1.43 करोड़ प्लस 1.23 करोड़, तो आपका पूरा का पूरा ये राइट ऑफ हो जाना चाहिए। अगर अपन वर्स्ट केस सिनारियो लेके चले कि कंपनी की एकदम वर्स्ट केस में क्या बुक वैल्यू होगी, तो मैंने बोला ये दोनों राइट ऑफ हो जाना चाहिए। तो अराउंड 1.43 प्लस 1.23 कम्स टू 2.66। ठीक है, तो अगर आप 3.94 से ये हटा दोगे तो आप मान लो कि इक्विटी की बुक वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, बट कंसिडरिंग 3.94 करोड़ ऑफ बुक इक्विटी डिवाइडेड विद द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 1.79 करोड़, बुक वैल्यू पर शेयर कम्स टू 2.20 करोड़। ये अपन ने समझ लिया पूरा। अब चलते हैं अपन इसके ऊपर चलते हैं कि कंपनी अपनी सिग्निफिकेंट परचेजेस करता है फ्रॉम वन ऑफ द रिलेटेड पार्टी AR डेयरी प्राइवेट लिमिटेड, जिससे वो अराउंड 10.6 की परचेज करता है। तो ये एफिलिएट बेसिकली क्या करता है, देखो अब प्रॉब्लम क्या है, ये भी एफिलिएट जो है ये स्किम्ड पाउडर बनाता है। तो ये शायद कंपनी के, अब ऐसा हो सकता है कि कस्टमर लेट से, देखो ग्रुप कंपनी में क्या रिस्क है, ग्रुप कंपनी में क्या रिस्क होती है मैं आपको समझाता हूँ। मान लो स्किम पाउडर लेने वाला आया, तो कंपनी क्या कर सकती है कि ये वाला ऑर्डर उससे भी दिलवा सकती है, क्योंकि वो भी ग्रुप कंपनी है। लेकिन पॉइंट क्या है इसमें, आपके पास एक अच्छी बात क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर है दैट इज इंद्रयानी बायोटेक, तो वो ऐसा करने ही नहीं देगा, वो ऐसा करने ही नहीं देगा। तो ये अच्छा पॉइंट है कि, लेकिन हाँ, लेकिन आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कंपनी की एक अलग ग्रुप कंपनी है जो भी सेम ऑपरेशंस में डील करती है, जिसका काम भी क्या है, स्किम्ड पाउडर बनाना। ठीक है, तो शायद इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना पैदा हो जाए, दैट इज द ओनली क्वेश्चन दैट यू शुड कंसिडर। कंपनी ने 2022 और 2021 में नेगेटिव ईपीएस रिपोर्ट किया है, तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। इसका कारण क्या था, कंपनी के मार्जिन बहुत कम थे उन 2 सालों में। अब मैंने है ना इनके पीयर्स जैसे पराग मिल्क फूड्स, इससे भी मैंने कंपेयर किया, तो मैंने देखा 2022 में पराग मिल्क फूड में भी लॉस था। ठीक है, उसमें भी लॉस था। तो इन्होंने जो प्रोस्पेक्टस में रीजन दिया है 2022 एंड 2021 में लॉस होने का, वो ये रीजन दिया है कि कंपनी कोविड से जूझ रही थी उस समय, तो ये उन्होंने रीजन दिया है। बट मैंने कंपेयर किया पराग मिल्क फूड से भी, तो वहां पे भी शायद उस 2022 में लॉस था, बट 2021 में पराग मिल्क फूड्स का प्रॉफिट था। तो कंपनी का बस एक ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट जाता है कि कंपनी लॉसेस में थी पास्ट में बिफोर 2023, लेकिन जब से हमारे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आए हैं ना इंद्रयानी बायोटेक, तब से कंपनी प्रॉफिट्स में ही है। अभी दूसरा क्या पॉइंट है कि कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है ना, कंपनी का ग्रॉस मार्जिन ना वो अच्छा है इन कंपैरिजन टू पराग मिल्क फूड। ऑल्दो पराग मिल्क फूड इज नॉट द एग्जैक्ट पीयर ऑफ इट, क्योंकि पराग मिल्क फूड बहुत बड़ी कंपनी है, वो अराउंड 3,000 करोड़ की रेवेन्यू वाली कंपनी है, 2-2,500 करोड़ के रेवेन्यू वाली कंपनी है, और ये अभी सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ का रेवेन्यू वाली कंपनी है। लेकिन फिर भी मैंने इनका वो कंपेयर किया, बेसिकली आप ग्रॉस मार्जिन कंपेयर किया, तो मैंने देखा पराग मिल्क फूड का मार्जिन कम है, इनका मार्जिन अच्छा है बेस्ड ऑन द रिपोर्टेड नंबर्स ऑफ
इनका मार्जिन जो 34.47% एंड 26.42% है, दैट इज बेटर इन कंपैरिजन टू पीयर्स। ठीक है, अभी कंपनी के टॉप 10 कस्टमर ही इसको 70% रेवेन्यू देते हैं, तो ये रिस्क है। हमने बोर्डिंग स्ट्रक्चर पूरा समझ लिया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी को भी अपन ने पूरा समझ लिया है। इशू 20 जून को ओपन हो रहा है, 24 जून को बंद हो जाएगा। ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, जिसमें 64.50 लाख शेयर इशू हो रहे हैं एट द प्राइस ऑफ ₹54, जिसकी साइज टोटल साइज आईपीओ की बनती है 34.83 करोड़। जिसका पर्पस क्या है? एक तो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली कंपनी अभी क्या करती है, बटर बनाती है, लेकिन बटर जो बनाती है दैट इज आउटसोर्स। ये आउटसोर्स फैसिलिटी के थ्रू बटर बनाती है। अभी कंपनी का मोटिव क्या है कि 12.12 करोड़ से मैं खुद बटर बनाने वाली मशीन प्रोक्योर करके मैं 2025 तक खुद ही बटर बनाऊंगी। ये कंपनी का इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव है 12.12 करोड़ के लिए। तो आउट ऑफ 34.83 करोड़, 12.12 करोड़ विल बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग और यू कैन से प्रोसेसिंग ऑफ बटर। फिर वर्किंग कैपिटल मैंने आपको बताया ना, कंपनी के ट्रेड पेबल्स बहुत हाई है, तो कंपनी ने जो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट दी है उसमें यही दिखाया है कि हम अपने ट्रेड पेबल्स की पेमेंट कर देंगे। तो इसमें 13.84 करोड़ मेरा वर्किंग कैपिटल के लिए यूज होगा एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस एंड इशू एक्सपेंसेस के लिए मेरा रिमेनिंग 8.87 करोड़ यूज होगा। अभी अपन बात करते हैं व्हाट विल बी द पोस्ट आईपीओ एनएवी। तो मैंने बोला मेरे प्री आईपीओ मेरे 1.79 करोड़ के शेयर थे, जिनकी बुक वैल्यू 2.20 करोड़ आती है और पर शेयर, एंड टोटल में मेरी बुक वैल्यू आती है 3.94 करोड़, जो कि यहाँ से रिकंसाइल होता है। बट अभी अपन ने समझा कि इनके यहाँ पे देखो, एक तो रिस्क है, एक तो वो 10 करोड़ का एडवांस नहीं समझ आ रहा है, दूसरा ट्रेड रिसीवेबल ऑफ 1.43 करोड़, ये भी थोड़ा डाइसी सा लग रहा है। तीसरा हमारे पास ये 1.23 करोड़ का डेफर्ड एक्सपेंडिचर, ये भी थोड़ा डाइसी लग रहा है, पता नहीं ये कौन सा एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो आप मोटा मोटी समझ लो, ये बुक वैल्यू अगर अपन जीरो भी मानते हैं ना, जीरो भी मानते हैं, तो फिर क्या होगा? मैंने बोला मैंने अराउंड 64.5 लाख शेयर्स इशू कर रहा हूं एट द प्राइस ऑफ ₹54, will result into increase in the equity of 34.83, जिसमें लेट से टोटल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 38.77 डिवाइड बाय 2.44 करोड़ नंबर ऑफ शेयर, तो मेरी रिवाइज्ड एनएवी आ जाएगी 15.87। ठीक है, 15.87। तो अगर आप इसमें से मान लो 2 या 3 रुपए हटा भी दो, तो मोटा मोटी मतलब आप देख लो 12-13 रुपए की एनएवी बच जाएगी आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ लेट्स से ट्रेड रिसीवेबल्स, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ लेट्स से थोड़ा एडवांसेस के लिए भी आप प्रोविजन देख लो। क्योंकि एक एडवांस ऐसा भी था जो 2.90 करोड़ पिछले 3-4 साल से चला आ रहा है, लेकिन वो पता नहीं चल रहा है एग्जैक्ट नेचर क्या है उस एडवांस का, प्रोस्पेक्टस पढ़ के। ठीक है, अभी व्हाट इज द बेसिस ऑफ इश्यू प्राइस? मैंने बोला आप 15.87 की 15.87 की अगर आप बुक वैल्यू देखो आफ्टर इशू, तो उसको 54 के इशू प्राइस से कंपेयर करते हो, तो मेरा मल्टीपल आता है 3.40 का। एंड अगर आप बिफोर आईपीओ बुक वैल्यू को कंपेयर करते हो विद द इशू प्राइस ऑफ 54, तो मेरा मल्टीपल आता है 24.55 का। अगर आप 3.29 का जो ईपीएस है ओनली फॉर 266 डेज, ये कायदे से एनुअलाइज होना चाहिए, तो अगर आप इसको एनुअलाइज करोगे तो अराउंड आ जाएगा 4.5, तो फिर आपका ये पी मल्टीपल थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो कि अभी 16.41 आ रहा है। ठीक है, तो ये अपन ने पूरी बात कर ली है। मैंने बोला अभी प्रमोटर ने क्या किया, तो मैंने आपको समझाया था इंद्रियानी बायोटेक सिर्फ जून 2022 में आया था, जून 2022 में आया था। तो कंपनी ने जब जून 2022 में आया था, तो इसने 10 रुपए का शेयर परचेज किया था। अब आप देखो कंपनी ने सिर्फ 2 साल के प्रॉफिट अर्न किए और कंपनी अभी अपन से 54 रुपए मांग रही है। तो इंद्रयानी बायोटेक सिर्फ 10 रुपए पे एंट्री ले रखा है। फिर कंपनी ने अभी रिसेंटली में एक राइट इशू भी किया है, जिसमें कंपनी ने अराउंड 28 + 7 लाख मतलब टोटल 35 लाख शेयर इशू किए हैं एट द रेट ऑफ ₹50 पर शेयर। तो कंपनी ने एक रिसेंट राइट इशू किया है बिफोर दिस आईपीओ, जिसकी वैल्यू थी 50 रुपए। अब हो सकता है कंपनी ने जानबूझकर ऐसा राइट इशू किया हो ताकि हम एटलीस्ट 54 रुपए पे अपना इशू ला पाए, तो ये भी पर्पस हो सकता है, बट एग्जैक्टली नॉट अवेयर ऑन दिस पॉइंट। अपन इस पे कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसका पर्पस शायद ये भी हो सकता है। लेकिन कंपनी ने अब मतलब कंपनी के प्रमोटर्स ने इंद्रयानी बायोटेक इन सब ने 35 लाख के इशू में 50 रुपए के शेयर के हिसाब से खरीदा है। इंद्रयानी बायोटेक ने 10 रुपए के हिसाब से जून 2022 में खरीदा था। फिर कंपनी ने 2 साल तगड़ी परफॉर्मेंस करी और कंपनी का पॉजिटिव ईपीएस रहा, और फिर कंपनी ने आज की डेट में कंपनी आईपीओ ला रहा है एट द वैल्यू ऑफ ₹54। अभी अपन बात करते हैं एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स में आते हैं आर राजशेखरन सर, जिनकी 6.49 की एवरेज कॉस्ट है। राजदर्शनी राजशेखरन, इनकी कॉस्ट है ₹10।
इन्होंने 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर 10 रुपए में ही परचेज किया। इंद्रयानी बायोटेक ने कुछ शेयर्स 10 रुपए के परचेज किए थे और कुछ 50 के भी परचेज किए थे, तो 11.68 का पर शेयर इनकी कॉस्ट आ जाती है। प्रमोटर्स, जो कंपनी के प्रमोटर्स है, को प्रमोटर्स के बारे में बात करें तो 61.41 एंड अदर ग्रुप ऑल्सो 19.25% एंड 19.34%। तो ये दोनों तीनों मिला के अपने शेयर्स नहीं बेच पाएंगे फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो प्रमोटर के साथ साथ अदर शेयर होल्डर्स भी नहीं बेच पाएंगे अपने शेयर्स फॉर द लॉकिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर। और ऑब्वियसली बात है 3 साल का भी लॉकिंग पीरियड है, बट दैट इज ओनली फॉर दी 20.06% ऑफ द शेयर कैपिटल, दैट इज अराउंड 49 लाख। 49 लाख को कंपनी 3 साल तक भी नहीं बेच पाएगी। तो मतलब मिनिमम रेस्ट्रिक्शन 1 ईयर की है, तो मैंने इसीलिए ये वाला पॉइंट कवर किया है। कंपनी के पास कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी नहीं है। कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग, प्रमोटर्स में कौन आ रहे हैं? सिर्फ 3 बंदे, राजशेखरन सर, राजदर्शनी मैम एंड इंद्रयानी बायोटेक। ठीक है, ये 3 लोग हैं जो हमारे इसमें आ रहे हैं। लेकिन और इनकी आफ्टर इशू पेड अप शेयर कैपिटल रह जाएगी 45.2%, और जो बाकी बंदे हैं उनकी होल्डिंग रह जाएगी 14.36%। इशू का कोई भी पर्पस ये नहीं है कि ओएफएस किया जाए। इंद्रयानी बायोटेक ने अपने रिसेंटली, अब वो अपन को पता ही है, ये अपन ने दोनों पॉइंट डिस्कस कर लिए। कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 3.4 का, और ये शायद थोड़ा बढ़ भी जाए जब आप एडजस्टमेंट करोगे उसकी ट्रेड रिसीवेबल के प्रोविजन की, जो भी अपन को प्रूडेंट बेसिस पे लगता है। ठीक है, तो ये मान लो प्राइस टू बुक वैल्यू अराउंड 4 के अराउंड आ रहा है, एंड पी रेशियो थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि 16.41 इज ओनली फॉर 266 डेज। तो ये अराउंड हो जाना चाहिए आपका 16.44 की जगह ये अराउंड 14 के पी मल्टीपल पे हो जाएगा। अगर मैं इसको पराग मिल्क फूड से कंपेयर करता हूं तो पराग मिल्क फूड इज बेटर इन कंपैरिजन ऑफ द पीबी रेशियो। पराग मिल्क फूड का जो रेशियो है दैट इज 2.4x एंड पी रेशियो उसका 24x है। तो पी रेशियो में थोड़ा सा कम है, लेकिन पीबी रेशियो में 2.4x है। मतलब पीबी रेशियो में ये वाला वैल्यूएशन थोड़ा हाई है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। देखो, पराग मिल्क फूड से बहुत बड़ी कंपनी है। ये जो अभी ईएन न्यूट्रीटेक है, ये थोड़ी छोटी कंपनी है। ठीक है, तो अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि आप उस जो सेम वैल्यूएशन उसको उसको आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ ये आईपीओ फुली प्राइस्ड है। जो 54 रुपए का प्राइस है दैट इज समथिंग, उसमें इतना बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि आपको मतलब यू कैन से कि मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, बट या इट इज these are the facts and you can analyze your investment decision based on these facts. So this was it for this IPO. Let me know कितना बेनिफिशियल हो रही है ये वीडियोस, बिकॉज आई विल मेक फॉर ईच एंड एवरी न्यू आईपीओ दैट इज कमिंग, and so that it helps in motivating us for making more such videos. So thank you, and also subscribe to the channel and do like this video if you really like the content. So that's it. Our agenda is to learn the fundamental art of investing. ठीक है, हमारा काम क्या है? हम एक एक चीज को समझ के इन्वेस्ट करेंगे. So that is our purpose and we will try to achieve it. So that's it for today. Thank you and have a good day. Bye.